संस्कृत एरा की प्रस्तुति भाषा विज्ञान के इस सीरीज के अंतर्गत व्याख्यान 8 में भारोपीय भाषा परिवार में ध्वनि नियामक नियम का अध्ययन करने वाले हैं। भारोपीय भाषा परिवारे ध्वनि नियामक नियमः, जिसके अंतर्गत मुख्य पाठ्य बिंदु होंगे भूमिका और भारोपीय भाषा परिवार में ध्वनि नियामक नियम, जो मुख्य रूप से 5 हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं, लेकिन 5 का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अध्ययन करेंगे ग्रीम नियम, ग्रासमान या ग्रासमैन रूल्स, वर्नर नियम, तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम। साथ में आपको इस लेक्चर में मिलेंगे अभ्यास हेतु परीक्षोपयोगी बिंदु और अंत में अभ्यास हेतु परीक्षोपयोगी प्रश्न। चलिए चलते चलते एक और देख लेते हैं। पाठ आधारित कुछ मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न बनते हैं। भाषायाः उत्क्रांति विषये ये ध्वनि नियमाः ग्रीम ग्रासमानादिभिः व्याख्याताः तेषां सोदाहरणं परिचयो दीयताम्। अथवा प्रश्न बन सकता है भारोपीय भाषा परिवारे मुख्यानां ध्वनि नियमानां निरूपणं क्रियताम्। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभूराज संस्कृत एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। भाषा विज्ञान के इस सीरीज में लेक्चर 8 के अंतर्गत आप देखने वाले हैं। देखिए स्क्रीन को देख सकते हैं। लेक्चर 8 में भारोपीय भाषा परिवार में ध्वनि नियामक नियम ग्रीम, ग्रासमान, वर्नर, तालव्य और मूर्धन्य नियम जो महत्वपूर्ण है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जहां लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, और यूजीसी नेट, एमए, बीए और अदर शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा सीटेट इत्यादि में ये समान रूप से उपयोगी है। एमए सीबीएसई सिस्टम में तो ये कई जगह पर सिलेबस में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में आप देखने वाले हैं भूमिका सहित ग्रीम नियम। हो सकता है कि यह वीडियो अगर ज्यादा लंबा हो तो इसको हम 2 पार्ट में कर देंगे। देखते हैं कि कहां तक आप इसे पढ़ पा रहे हैं। अभी ग्रीम और ग्रासमान नियम कम से कम आज पढ़ेंगे, तो देखते हैं जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे। तो चलिए भूमिका से प्रारंभ करते हैं। भारोपीय भाषा परिवार में पारस्परिक ध्वनि संबंधों में नियामक, रेगुलेटरी कह सकते हैं, यद्यपि बहुत से ध्वनि नियम है, तथापि इस परिवार के जर्मन भाषा से संबद्ध रिलेटेड ग्रीम आदि विद्वानों ने जो ध्वनि नियम निरीक्षित किए हैं, इंस्पेक्ट किए हैं, निरीक्षण के पश्चात उन्होंने कुछ नियम स्थापित किए हैं, वे अति प्रसिद्ध हैं। ध्वनि नियम का क्या मतलब है? तो आपको पहले से पता है कि भाषा की बात करें तो उसमें ध्वनि का तात्पर्य मुख्य रूप से वर्णों से। तो ध्वनि नियम जहां कुछ भी निर्धारित किया जाएगा तो उसमें वर्णों के परिवर्तन को ध्यान में रखा जाएगा कि किस भाषा परिवार में कौन सा अक्षर है और दूसरी भाषा परिवार में जाके वो किस रूप में बदलता है भारोपीय परिवार में, उसका यहाँ निरीक्षण किया गया है। और इसी के आधार पर ये जो 5 आप नियम देख रहे हैं निर्धारित किए गए हैं। तो ध्वनि नियम का क्या तात्पर्य, क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग क्या है? तो भाषा विशेष में किसी एक लैंग्वेज के बारे में आप सोच सकते हैं, एक लैंग्वेज की बात करिए। किसी भाषा विशेष में, किसी काल विशेष में, कोई ना कोई आप टाइम पीरियड ले लीजिए, ध्वनि विशेष का परिवर्तन, किन किन ध्वनियों में परिवर्तन आ रहा है, किसी भाषा विशेष को उठा लीजिए, किसी टाइम पीरियड को उठा लीजिए, और उस टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं कि उसमें किन किन ध्वनियों में क्या क्या विशेष रूप से परिवर्तन आया है। ग्रीम आदि विद्वानों ने भारोपीय भाषा परिवार से, ध्यान दीजिए, भारोपीय भाषा परिवार से जर्मन शाखा के विकास की व्याख्या करते हुए अनेक ध्वनियों में हुए परिवर्तनों को समझाया है। तो आपके मन में आ रहा होगा भारोपीय भाषा परिवार से जर्मन भाषा के विकास की बात हो रही है। तो चलिए मैं एक बार इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। यद्यपि भारोपीय भाषा परिवार का वर्गीकरण, भारोपीय भाषा परिवार का सामान्य परिचय, इस पर वीडियो बन चुके हैं। संस्कृत एरा के वीडियो लाइब्रेरी में जाकर के, भाषा विज्ञान के वीडियो लाइब्रेरी में जाकर के आप इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। चूंकि ये वीडियोज एक सीक्वेंस में बन रहा है, जिससे आपका अवधारणात्मक विकास हो पाएगा और एक वीडियोज दूसरे से वो जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से
आपको प्रत्येक वीडियो को बारी बारी से देख लेना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा भारोपीय भाषा परिवार के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। भारोपीय भाषा परिवार की यदि बात होती है तो उसमें दो वर्गों की बात होती है, केंतुम वर्ग शाखा और शतम वर्ग शाखा। केंतुम वर्ग शाखा में 6 भाषा परिवार है, 6 भाषा समूह है, जिसमें ग्रीक, इटालिक, जर्मानिक, केल्टिक, तोखारी, हित्ती, ये 6 भाषाएं आती हैं। भाषा समूह कह सकते हैं इसको, जिसमें कि एक एक समूह में कई कई भाषाएं हैं और किसी किसी में अकेला एक भी भाषा है। शतम वर्ग की बात करें तो इसमें 4 भाषा समूह है, 4 भाषा वर्ग है, समूह है, जिसमें एक है भारत ईरानी, बाल्तो स्लाविक, आर्मेनी और अल्बानी। अगर भारत ईरानी शाखा की बात करें तो यह सबसे बड़ी शाखा है, जिसमें भारत वाले पार्ट की बात करेंगे तो उसमें संस्कृत की बात आएगी और ईरानी वाले शाखा की बात करेंगे तो उसमें अवेस्ता की बात आएगी। तो जो इसमें परिवर्तन की जो बात कही जा रही है, तो कई जर्मन विद्वानों ने भाषा विज्ञान पर बहुत अध्ययन किया है और उन्होंने ध्वनि नियम की जो बात की है, वो ध्वनि नियम के संदर्भ में क्या बात किया है कि इस परिवार के यानी भारोपीय भाषा परिवार में जो भी पारस्परिक संबंध है वो जर्मन शाखा से उन्होंने जोड़ करके अध्ययन किया है और ग्रीम आदि विद्वानों ने ध्वनि नियम निर्धारित किए हैं। तो भारोपीय भाषा परिवार से जर्मन भाषा के विकास की, जर्मन भाषा के डेवलपमेंट की व्याख्या करते हुए अनेक ध्वनियों में हुए, सभी ध्वनि तो नहीं बदले हैं, अनेक ध्वनि ज्यों के त्यों हैं, फिर भी उसके बावजूद कई ध्वनि बदल गए हैं, उसमें परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन को ग्रीम आदि विद्वानों ने समझाया है। तदनंतर आगे चलकर उसके बाद भारोपीय भाषा परिवार से संबद्ध कुल 5 ध्वनि नियमों की प्रस्तुति हुई है जो संस्कृत भाषा को प्रभावित करते हैं। और ये 5 ध्वनि नियामक जो नियम है वो कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं। फिर से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ग्रीम नियम, ग्रासमान नियम, वर्नर नियम, तालव्य नियम और मूर्धन्य नियम। ग्रीम नियम पर विचार करते हैं। चूंकि एक इससे पहले आप एक टेक्निकल प्रश्न आपने देखा है और उस पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, काफी वो तकनीकी टॉपिक था कि संस्कृत का भारोपीय भाषा परिवार में उत्पत्ति दिखाया गया था कि संस्कृत भाषा जो है भारोपीय भाषा परिवार की ही भाषा है। इसको बहुत अच्छे से तर्क दे करके उदाहरणों के माध्यम से किस किस आधार पर उसमें एक रूपता है ये दिखाया गया था। तो उन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये ग्रीम आदि नियम को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए और लगे कि अगर समझ गए तो ओके, नहीं समझ पाते हैं तो उस वीडियो को जाकर के आपको देखने की आवश्यकता होगी। ग्रीम नियम एक व्यक्ति के नाम पर, ये जर्मन भाषा शास्त्री याकूब ग्रीम ने 1822 में प्रकाशित अपने जर्मन व्याकरण में, जर्मन व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याकूब ग्रीम के द्वारा 1822 में यह प्रकाशित हुआ था व्याकरण की पुस्तक के द्वितीय संस्करण की भूमिका में। ये द्वितीय संस्करण इस समय प्रकाशित हुआ था, तो द्वितीय संस्करण की भूमिका में इस नियम यानी ग्रीम नियम की विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने भारोपीय भाषा से, ये याद रखना है, उन्होंने भारोपीय भाषा से, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से जर्मन भाषा के डेवलपमेंट की, विकास तथा जर्मन शाखा में भी उच्च जर्मन के विकास से संबद्ध 2 बार हुए वर्ण परिवर्तनों की व्याख्या की है। ध्यान दीजिए इन्होंने क्या कहा है, मैं अगर रिपीट भी करूं तो आपको ध्यान से उसे सुनना है। ग्रीम ने भारोपीय भाषा से जर्मन भाषा के विकास को दिखाया और फिर दूसरा, जर्मन शाखा में भी उच्च जर्मन के विकास से संबद्ध 2 बार हुए वर्ण परिवर्तनों की व्याख्या की है। तो आप यहां पर देख रहे हैं उच्च जर्मन, निम्न जर्मन, सामान्य जर्मन, ये क्या है, तो मैंने साइड में इसको पहले से नोट कर दिया है ताकि आपका समय बचे।
सामान्य जर्मन कहने का मतलब है निम्न जर्मन, और निम्न जर्मन कहने का मतलब है इसमें अंग्रेजी आदि। तो आपके मन में सवाल भी आता होगा कि इसमें कौन कौन से भाषा आता है, इस समूह में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है। तो आप मैंने इसको भी नोट कर रखा है। जर्मानिक शाखा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जर्मन, चूंकि ये जर्मानिक शाखा केंतुम वर्ग शाखा की भाषा है, आप देख सकते हैं ग्रीक, इटालिक, जर्मानिक यहां पर है। और इस जर्मानिक शाखा की बात करें तो इसमें कई भाषाएं हैं, जिसमें जर्मन, अंग्रेजी, इंग्लिश, डच, स्पेनिश, फ्लेमिश बेल्जियम की भाषा और डेनिश। और जर्मनेतर शाखा की बात करें यानी जर्मन जोर इतर, जर्मन शाखा से अलग भिन्न, तो कौन सी भाषाएं होंगी? संस्कृत आदि भाषाएं होंगी। आप जानते हैं कि ये केंतुम वर्ग की शाखा की भाषा है, केंतुम शाखा की भाषा है जर्मानिक। और इससे अगर भिन्न शाखा की बात करें तो शतम वर्ग शाखा की भाषाएं होंगी। तो हम तुलना करने की बात भी करेंगे तो मुख्य रूप से जर्मानिक शाखा को भारत ईरानी शाखा से तुलना करके इसका अध्ययन करेंगे, तो और ज्यादा जल्दी कंसेप्ट स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर वहीं पर आते हैं, इन्होंने क्या दिखाया। तो उन्होंने भारोपीय भाषा से जर्मन शाखा के विकास और जर्मन शाखा में भी उच्च जर्मन के विकास, उच्च जर्मन का मतलब है जो आज मौजूद जर्मन लैंग्वेज है उसको उच्च जर्मन कहते हैं। उच्च जर्मन का मतलब है आधुनिक जर्मन लैंग्वेज, और सामान्य जर्मन का मतलब है निम्न जर्मन लैंग्वेज जिसमें अंग्रेजी आदि की बात करते हैं। तो इसमें दो तरह की बातें हुई कि भारोपीय भाषा से जर्मन शाखा का विकास एक बार दिखाएंगे, और दूसरी बार जब जर्मन शाखा का विकास आप देख लेते हैं तो उससे भी उच्च जर्मन और उच्च जर्मन के विकास से दो बार वर्ण परिवर्तन हुआ है, और दोनों का काल भी आपसे पूछा जाता है। वर्ण परिवर्तनों की व्याख्या जो है, प्रथम वर्ण परिवर्तन प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है वह दौर जिस समय लोग न तो लिखना जानते हैं, लिखना ही मुख्य रूप से कहा जाता है, वो लिखना नहीं जानते हैं, और उस समय को जानने के लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, उसको बोलते हैं प्राक। प्राक मतलब पूर्व, और ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिस समय लोग लिखना नहीं जानते हैं और उनके पास कोई लिखित सामग्री नहीं है जिसको कि हम आधार बना सकते हैं। तो वो प्रागैतिहासिक काल में भी लगभग 700 ईसा पूर्व की बात होती है, और लगभग 550 ईसा पूर्व से लोग लिखना प्रारंभ कर देते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो यह 700 ईसा पूर्व है, तो निश्चित रूप से यहां पर लिखना लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उसको प्रागैतिहासिक काल की बात कह रहे हैं। जब जर्मन शाखा अन्य भारोपीय शाखाओं से अलग हुई थी, ये 700 ईसा पूर्व के आसपास जर्मन शाखा अन्य भारोपीय शाखाओं से पृथक हुई थी। अन्य भारोपीय शाखा की बात करें तो आप यहां पर आराम से देख सकते हैं, ये भारोपीय शाखा ही है, शतम शाखा और केंतुम शाखा, और ये जर्मानिक शाखा का ही लैंग्वेज है, जर्मन शाखा। तो ये जर्मन लैंग्वेज अगर अन्य शाखाओं से यानी केंतुम वर्ग, ग्रीक हो, इटालिक हो, इससे अगर मिलता जुलता था, इससे जब अलग हो रहा था, या ये कह सकते हैं कि उस समय ये शतम शाखा के भी कुछ आसपास में जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तो जो आसपास में सटा हुआ था, तो उससे जब ये अलग हो रहा था पहली बार, कब? तो 700 ईसा पूर्व के आसपास। और दूसरा वर्ण परिवर्तन ये तो पूछा जाता है, दूसरा परिवर्तन सप्तम अष्टम शताब्दी ईस्वी में, ये ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी की बात हुआ। और इसमें क्या हुआ? द्वितीय बार जब उच्च जर्मन शाखा, उच्च जर्मन शाखा का मतलब है आधुनिक जर्मन लैंग्वेज, सामान्य जर्मन से पृथक हुई। सामान्य जर्मन का मतलब है निम्न जर्मन, लोअर जर्मन, और लोअर जर्मन में अंग्रेजी आदि भाषाएं आती है। आपके ऊपर में हमने लिस्ट बना करके दे दिया है। उच्च जर्मन, आधुनिक जर्मन, और सामान्य जर्मन या लोअर जर्मन या निम्न जर्मन, इसमें अंग्रेजी आदि भाषाएं आती है। दोनों कालों में यानी प्रागैतिहासिक काल लगभग 700 ईसा पूर्व और सप्तम अष्टम शताब्दी ईस्वी में कुछ वर्ण बदल गए, कुछ वर्ण
बदल गए। किस रूप में बदल गए? तो आप देखिए, यही तो आपको याद रखना है। प्रथम जो कहा गया, प्रथम वर्ण परिवर्तन जो हुआ सबसे पहले शुरुआत में, उसमें जर्मनेतर शाखा, जर्मनेतर शाखा कहने का मतलब है जर्मन शाखा से भिन्न शाखा, जैसे संस्कृत आदि। आपको यहां पर हमने लिख भी दिया, जर्मनेतर शाखा। जर्मनेतर शाखा के घ ध भ जो आप देख रहे हैं चतुर्थ अक्षर है, यहां देख लीजिए, घ ध भ जर्मन शाखा में ग द व के रूप में बदल गए और पुनः आगे अन्य शाखाओं के, मतलब जर्मनेतर शाखाओं के, यानी संस्कृत आदि की बात कर सकते हैं कि ग द ब मतलब तीसरा अक्षर, ये देखिए यहां पर ग द ब जर्मन शाखा में क त प बन गए। देखिए क त प बन गए, यहां पर आप देख सकते हैं। ये दूसरी बार बदला, ये पहली बार, पहला देख रहे हैं चतुर्थ अक्षर, थर्ड अक्षर में बदल रहा है। आप इस रूप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, घ ध भ ग द ब में बदल गया, ग द ब ये जो आप देख रहे हैं जो बदल गया है वो ग द ब क त प में बदल गया, और ये जो क त प जो आया ये ख थ फ में बदल गया, कहीं कहीं पर ह में बदल गया। और शाखांतरों के, मतलब जर्मन शाखा से भिन्न की बात हो रही है, उस शाखा से अलग शाखा, क त प जर्मन शाखा में जाकर के ख थ फ हो गए। इसको हमने संक्षिप्त तरीके से आपको एक जगह पर नोट कर दिया कि आपको याद करने में आसानी हो। कैसे? जर्मन शाखा से भिन्न, यानी संस्कृत में यदि घ ध भ चौथा अक्षर रहे तो जर्मन शाखा में जाके वो तीसरा अक्षर बन जाता है। घ ध भ किस में बदल जाएगा? ग द ब में। और यही जर्मन शाखा में जो ग द ब बनता है वो आगे चल करके संस्कृत में जो ग द ब तीसरा अक्षर जो आपको दिखेगा वो जर्मन शाखा में क त प बन जाता है, यानी प्रथम अक्षर में बदल जाता है। और ये जो प्रथम अक्षर जो आपको यहां दिख रहा है किसमें? संस्कृत आदि में, वो प्रथम अक्षर जो है इसमें ख थ फ दूसरा अक्षर में बदल जाता है। अगर आप इसको भी शॉर्ट करना चाहें और ग्रीम नियम को समझना चाहें तो आप कैसे समझेंगे? तो आप मूल रूप से उठाइए, जर्मन शाखा से भिन्न शाखाओं से जर्मन शाखा में क्या परिवर्तन आया उसको आपको देखना है। तो आप 4 3 1 2 फॉर्मूला याद रख सकते हैं। मैंने अपने तरीके से इसको नोट कर रखा है। अगर संस्कृत में चौथा अक्षर है तो जर्मन में जब बदलेगा तो वो तीसरा अक्षर बदल जाएगा, और संस्कृत का तीसरा अक्षर रहेगा तो जर्मन में पहला अक्षर बन जाएगा। देखिए, और संस्कृत में अगर पहला अक्षर रहेगा तो जर्मन वाले में दूसरा अक्षर हो जाएगा, और संस्कृत का अगर दूसरा अक्षर रहेगा तो जर्मन में जाके फिर घूम करके चौथा अक्षर बन जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, संस्कृत का घ ध ब चौथा अक्षर 3 में बदल गया, संस्कृत का तीसरा अक्षर जो ग द ब है वो क त प में बदल गया, पहला अक्षर में बदल गया, और संस्कृत आदि का जो है जर्मन से भिन्न शाखा का क त प पहला अक्षर जो है जर्मन में जाकर के दूसरा अक्षर में बदल गया। आप इस रूप में याद रख सकते हैं। 4 3 1 2 ग्रीम नियम में क्या हो रहा है? जर्मनेतर 4 3 1 2 जर्मन में जाके बदल जा रहा है। अब उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम वर्ण परिवर्तन के उदाहरण संस्कृत, और संस्कृत जर्मन से भिन्न शाखा है, जर्मनेतर शाखा, और अंग्रेजी जर्मन शाखा का लैंग्वेज है जो आप जानते हैं, सामान्य जर्मन या लोअर जर्मन या निम्न जर्मन शाखा का ये लैंग्वेज है। इन दोनों के बीच तुलना करके इस ग्रीम नियम को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी से याद कर लेंगे, और याद करके आप इसको लिख भी पाएंगे। एमए में या लिखित परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन तो निश्चित रूप से इससे पूछे ही जाते हैं, ग्रीम नियम को समझाइए। और यूपीएससी वगैरह हो तो उसमें लिखित परीक्षा में जो मुख्य 5 जो नियम है, पांचों नियम को समेट करके एक प्रश्न बना दिया जाता है। तो आपको ये यूपीएससी या राज्य स्तरीय परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है। एमए की परीक्षाओं में अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो जो क्वेश्चन इसमें है आया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखिए,
जर्मनेतर शाखा मतलब संस्कृत शाखा की बात, एक उदाहरण ले लिए, और जर्मन शाखा में से एक उदाहरण अंग्रेजी का ले लिए। देखिए मैंने पहले से आपके लिए मार्क कर रखा है कि संस्कृत का एक शब्द है हंस या घंस, मान लीजिए जर्मनेतर शाखा में कहीं ना कहीं घंस भी है। तो यहां पर देखिए कि चौथा अक्षर यानी घ को आपने उठाया, और घ का परिवर्तन आप जानते हैं, ये चौथा अक्षर घ ध भ ये ग द ब में बदल जाता है, 4 जो है 3 में बदलेगा। तो देखिए ये घ को बदल करके ये ग में बदल गया, यानी ये था आपका 4 और ये बदल के हो गया 3। उदाहरण देखिए हंस, इसका बदला हुआ रूप आप घंस को ले लीजिए, घ है चौथा अक्षर, कहां पे हंस संस्कृत में है, यहां पर घंस बदला हुआ रूप ले लीजिए, और यहां पर घ जो है चौथा अक्षर ये ग में बदलेगा, तो अंग्रेजी में देखिए घ की जगह पर जी हो गया है। यहां पर हिंदी में अगर बदल के देखेंगे तो ग आपको दिख रहा है, घ बदल करके क्या हो गया, ग में बदल गया। इसलिए यहां पर जो हंस है अंग्रेजी में जाकर गुज बन जाता है। यहां हंस बदला हुआ रूप घंस चतुर्थ अक्षर और बदल गया थर्ड अक्षर ग में, देखिए थर्ड अक्षर में बदल गया। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, आपने घ का उदाहरण ले लीजिए, अब ध का उदाहरण लीजिए। ध जैसे है विधवा, विधवा में यहां ध देखिए चतुर्थ अक्षर है, फोर्थ अक्षर, और बदल के आपको जानते हैं कि फोर्थ अक्षर बदल के थर्ड में बदल जाना है, तो ध के जगह पर थर्ड अक्षर क्या हो जाना चाहिए, द होना चाहिए। तो देखिए ये ध को बदल करके हमको किस में बदल के द में ले जाना होगा, तो द करेंगे तो क्या बी दो, द डी में बदल गया, डी मतलब द है। अब जो है भ का उदाहरण लेते हैं, भ जो बदल करके ब में बदलना है, तो देखिए भ्रातर, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और दिया भी जाता है। भ जो है प फ ब भ ये चौथा अक्षर है चतुर्थ अक्षर, और ये बदल करके आपको इसी का तीसरा अक्षर हो जाना चाहिए, तो क्या होगा आप जानते हैं, ये भ जो है चतुर्थ अक्षर है और तीसरा अक्षर इसका ब है, तो थर्ड अक्षर ब कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, भ का अगर हम ब में बदलेंगे तो ये भ्रातर जो है इसकी जगह पर भ की जगह ब करेंगे, और ब करेंगे तो देखिए कि यहां पर आपको ब्रदर बन जाता है, र तो रह ही गया है, तो भ्रातर ब्रदर, भ जो है ब में बदल गया है, ये देखिए यही है। तो आपने क्या देखा यहां पर, फोर्थ अक्षर थर्ड अक्षर में बदल जाता है, ग्रीम नियम में आपको एक बताया, 4 3, 4 से आपने 3 में बदल गया। अगर अब संस्कृत का तीसरा अक्षर बन जाए तो जर्मन शाखा में जाकर के क्या बनेगा, तो अब हम संस्कृत के तीसरा अक्षर वाला उदाहरण को उठाते हैं। देखिए थर्ड अक्षर का उदाहरण लीजिए, 3 से 1 में बदलते हैं तीसरा अक्षर को, तो जैसे तीसरा अक्षर क्या है ग द ब, और इसको बदलेंगे पहला अक्षर में, ये थर्ड को पहला में बदलेंगे तो क त प में बदल जाएगा। तो एक एक करके उठाते हैं, ग वाला उदाहरण पहला अक्षर, तो ग जो है गो, और ये जाकर के ग जो है किस में बदल जाएगा, देखिए क में बदलेगा, तो इसलिए इसका साउंड क्या हो गया काऊ, क काऊ काऊ, गो संस्कृत में, और यहां पर जाकर के इंग्लिश में जाके काऊ बन गया है। इसी तरह आप उदाहरण लिख सकते युग, योग बन गया है, जुआ के सेंस में है, ग यहां पर क साउंड दे रहा है, ग जो है क में बदल रहा है, देखिए। अब अगला उदाहरण ले लीजिए, एक और उदाहरण लीजिए, गम, गम क्या हो गया, यहां पर जाके कम हो गया है, यहां पर अर्थ भी बदल रहा है, अर्थ बदल सकता है लेकिन आपको अक्षर जो ग जो है उसको बदल करके क में बदलना है, तो ये क में बदल रहा है, मीनिंग बदल रहा है। यहां पर देखिए दर्शन, तो आपने ग वाला ले लिया, अब द वाला उदाहरण लेते हैं, तो द में देखिए दर्शन, द
तो द का बदलाव किस में हो रहा है, द जो है त में बदल जा रहा है, तो टी साउंड आना चाहिए। तो देखिए 10 दर्शन, द जो है बदल करके क्या हो गया, त हो गया। उसी तरह अद, अब देखते हैं द का उदाहरण, जैसे दर्शन, द जो है त में बदलना है, यहाँ देख सकते हैं द जो है त में, तीसरा अक्षर पहला अक्षर में बदल रहा है, तो द को त में बदल दिए, तो दर्शन, और यहाँ पर जाके क्या हो गया, 10 तो है, और उसके लिए अंग्रेजी में क्या है 10 हो गया, द जो है त में बदल गया। अद, अद जो है यहाँ खाने के सेंस में है संस्कृत, अद धातु, और यहाँ पर देखिए द जो है त में बदल गया, तो ईट बन गया। अब जो है आप देखेंगे ये ग द ब, कौतब प में बदलता है, तो ब जो है प में बदलना है, तो ब को प में बदलता हुआ उदाहरण आप देख सकते हैं। लब, ये फारसी लैंग्वेज है, और आप जानते हैं कि ये इंडो यूरोपियन भाषा का ही लैंग्वेज है पर्शियन, जबकि उर्दू नहीं है, पर्शियन है। तो यहां पर है लब फारसी में, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, ब का बदलाव प में होना है, तो लब ब को बदलिए, अगर ब को बदलेंगे तो आपको प में बदलना है, तो देखिए पी, प का पी, तो क्या हो गया लिप प। अब जो है नियम के अनुसार एक को 4 3 2 1, तो एक को 2 में बदलना है, तो बदलिए। एक क्या है क त प, और ये बदलेगा तो ख थ फ में बदलेगा, एक जो है 2 में बदल रहा है। पहले इस पर नियंत्रण आप कैसे करेंगे, तो पहले तो आप याद कर लीजिए 4 3 बदल दीजिए, 4 3 2 1, इस तरह से फॉर्मूला को याद रख लीजिए, 4 3 1 2, सॉरी 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 संस्कृत में है तो जर्मन में जाके 3, संस्कृत में 3 है तो जर्मन में जाकर के 1, संस्कृत में 1 है तो जर्मन में जाकर के 2 में बदल जाएगा, और संस्कृत में यदि 2 है तो जर्मन में फिर जाकर के वो 4 में बदल जाएगा। तो अब अंतिम उदाहरण देखते हैं, 1 से 2 में बदला, तो 1 मतलब क त प, वर्णमाला का क त प, क जो है इसको बदल करके क्या हो जाना चाहिए, या तो ख हो जाना चाहिए या ह हो जाना चाहिए, तो देखिए कह, कह, तो यहां पर देखिए किस में बदल गया, ह में बदल गया, इसलिए हु बन गया। उसी तरह त्रि, तो देखिए त्रि, ये त का उदाहरण आप ले रहे हैं, तो त का क्या हो जाएगा, थ में बदलेगा, तो त्रि, तो त जो है थ में बदलना है, तो टीएच में, तो यहां देखिए टीएच में बदल के क्या कर दिए, त्रि जो है थ्री बन गया। तनु, त जो है त का बदलाव किस में होगा, थ में होगा, तो तनु यहां पर देखिए थिन बन गया। तृण, तृण त और री, तो पहले त को बदल करके थ में बदलना है, तो क्या है थॉर्न, तृण संस्कृत में घास के अर्थ में है, और यहां पर थॉर्न जो है कांटा के सेंस में। अब देखते हैं उदाहरण प का फ में बदलता हुआ, तो प फ में बदलेगा, तो देखिए पीतर, तो प को बदल दीजिए, तो प को फ करेंगे तो क्या हो जाएगा फादर, प बदल के फ बन गया। पाद, संस्कृत में पाद का मतलब पैर, फुट, तो यहाँ प जो है फ में बदल जाएगा, इसलिए फुट। कितना इंटरेस्टिंग है। इस भाषा विज्ञान को देखने के बाद, इस ग्रीम नियम को समझने के बाद आप आराम से संस्कृत की तुलना अंग्रेजी से कर पा रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में जितनी बातें कही गई है इसको इस रूप में भी आप देख सकते हैं। आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया गया है, जिसका शुरुआत करिए यहाँ से, देखिए पहला बदला घ ध ब, 4 3 3 से 1 और 1 से बदल करके 2 में बदल गया है, और फिर 2 जो है आप जानते हैं ये 4 में बदल गया। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इस ट्रायंगल को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बातें कही गई है, ये बता देते हैं, और एक दिनी परीक्षा में ये पूछा जाता है। मुख्य परीक्षा में इतना इस पर जोर नहीं लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होते हैं एक दिनी परीक्षा, उसमें पूछा जाता है। ग्रीम महोदय के अनुसार मूल भारोपीय भाषा की जो ध्वनियां हैं वो संस्कृत, ग्रीक एवं लैटिन में सुरक्षित है। मूल भारोपीय की जो ध्वनियां हैं वो संस्कृत, ग्रीक और लैटिन में
आज भी सुरक्षित है। सर्वाधिक व्यंजन कंसोनेंट ध्वनियां जो है संस्कृत में सुरक्षित है, ये पूछा जाता है, किंतु जर्मानिक शाखा में कुछ ध्वनियां जो है भिन्न रूप में प्रयुक्त हुई है। जर्मानिक शाखा में जाके कुछ ध्वनियां बदल गई है, जैसा कि आप त्रिभुज के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो क्या बदलाव दिखाई पड़ता है? तो अघोष अल्प प्राण ध्वनियां महाप्राण में और महाप्राण ध्वनियां घोष अल्प प्राण में बदल गई है। तो फिर तो अब यहां पर सवाल उठ रहा है, घोष क्या है, अघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है? और यही कारण है कि संस्कृत एरा के शुरुआत में ही जब ये चैनल बनाया गया तो पहला वर्ण परिचय से ही प्रारंभ हुआ था, और भाषा विज्ञान को समझने के लिए वर्ण का परिचय आवश्यक है। इसलिए आप वर्ण परिचय के तीनों वीडियोज को निश्चित रूप से देख लीजिए, तो वर्ण को भी अच्छे से समझ लेंगे। एक दिनी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और वर्ण परिचय प्राप्त कर लेने के बाद आप ग्रीम ग्रासमान नियम को भी समझ जाएंगे, साथ में भारोपीय भाषा परिवार में एक दूसरे में कैसे रिलेशन है, वर्ण कैसे बदल रहा है, उसको समझने में आपको सुविधा होगी। तो चलिए, आपके लिए मैंने कुछ कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। पहले वर्ण परिचय जहां पर बताया गया है वहां पर एक मैजिकल फॉर्मूला दिया गया है, जहां पर आप याद कर सकते हैं। अघोष 1 2 श, जिसकी संख्या 13 है। कैसे? तो वर्ग का प्रथम और दूसरा अक्षर और तीनों श जो है वह अघोष होता है। और अघोष का मतलब है इसके बोलने, इन वर्णों के उच्चारण के दौरान मुख के भीतर में रगर कम होता है, क्योंकि वो आराम से बिना रगर के ही वो बाहर निकल जाता है। तो कम रगर होने के कारण ये जो है अघोष कहलाता है। और घोष में क्या है, स्वर तंत्री जो है ना वो आपस में ज्यादा टकराता है, तो वहां पर नाद पैदा होता है, इसलिए उसको घोष नाम रखा गया। घोष का मतलब साउंड करने वाला। और ये क्या है? 3 4 5 ह य व र ल, और इसकी संख्या 20 है। अल्प प्राण की बात करें तो 1 3 5 यन, और महाप्राण की बात करें तो 2 4 शल। तो आप इस रूप में यहां पर जब मैटर आएगा तो अल्प प्राण और महाप्राण की बात होगी। तो अल्प प्राण का मतलब है जिसके उच्चारण में कम वायु की अल्पता की का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, कम वायु यूज करते हैं बोलने में। जैसे देखिए, अगर पहला अक्षर को बोलना है जैसे क, तीसरा बोलना है तो ग, य कम लगता है, लेकिन वहीं पर बोलेंगे दूसरा अक्षर तो देखिए ख, घ, इसमें जो है ना ज्यादा एयर लेने के बाद ही इस साउंड को हम लोग निकाल पाते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण की बात हो तो अल्प प्राण आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अल्प प्राण अल्टरनेट 1 3 5, महाप्राण 2 4, अल्प प्राण 1 3 5। 1 3 5 कहने का मतलब है वर्गमाला, जैसे वर्णों की जो वर्णमाला जो है उसमें वर्ग की बात करते हैं। जैसे क ख ग घ अंग की बात करें तो उसको कवर्ग कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। साथ में ये चारों अक्षर को शामिल करते हैं महाप्राण में, और अल्प प्राण में 1 3 5 के अलावा य व र ल को शामिल करते हैं। और घोष अघोष के लिए अघोष 1 2 और घोष में 3 4 5 की बात करते हैं। यहां पर भी मैंने संकेत कर दिया है, चाहे तो इसको देख सकते हैं। अघोष की बात हो, देखिए 1 2 यहां पर हमने नोट कर रखा है। अघोष 1 2, घोष 3 4 5, यानी अघोष में अगर पहला और दूसरा को शामिल कर लिया गया तो घोष में 3 4 5 बच जाता है। और अल्प प्राण की बात करें तो 1 3 5 है, और यहाँ महाप्राण की बात करेंगे तो देखिए 2 4 है, यानी 2 4 महाप्राण में ले लिया, और अल्टरनेट वाला अल्प प्राण है तो 1 3 5 वर्णमाला के वर्गों का 3 अक्षर है अल्प प्राण में उठा लिए, और महाप्राण में 2 अक्षर को उठा लिए। तो इसमें क्या कहा गया, इस बात को आराम से आप समझ सकते हैं। अघोष अल्प प्राण ध्वनिया, तो आप फाइंड आउट करिए। अघोष 1 2 होता है, तो 1 2, और उसमें से भी हमको अल्प प्राण को लेना है,
तो आप देखिए अल्प प्राण में 1 3 5 आता है, तो 1 3 5 और 1 2 में कॉमन कौन है, तो पहला, इसलिए पहला अक्षर को यहां पर लिया गया क त प। अघोष भी होना चाहिए, तो अघोष पहला और दूसरा अक्षर होता है। अल्प प्राण भी होना चाहिए, तो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है। और अघोष अल्प प्राण हमें चाहिए, सिंगल नहीं चाहिए, अघोष भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए। तो अघोष और अल्प प्राण क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो आप कॉमन देख सकते हैं कि पहला अक्षर 1, इसलिए यहां पर क त प का बदलाव किसमें हुआ है, तो देखिए क त प यानी अघोष अल्प प्राण ध्वनियां अर्थात क त प महाप्राण में बदल गई है, महाप्राण में, और तथा महाप्राण ध्वनियां घोष अल्प प्राण में बदल गई है। तो हम पहले क्या बदलेंगे, अल्प प्राण को महाप्राण में बदलेंगे। तो महाप्राण आप देख लीजिए कौन कौन है, तो महाप्राण 2 और 4 होता है, इसलिए 2 4 की बात करें तो ये 2 वाला है और ये जो है आपका 4 वाला है। तो 2 4 में पहले बदल दीजिए, तो आपसे पूछेगा किस में बदलेगा, तो 1 जो है प्रथम ध्वनि परिवर्तन के अनुसार 1 जो है 2 4 में बदल जाता है, 1 2 4 में बदलता है, ठीक। और महाप्राण ध्वनियां मतलब ये 2 4 घोष अल्प प्राण में बदल जाती है। तो आप जानते हैं कि घोष क्या होता है, 3 4 5, और घोष भी चाहिए और साथ में अल्प प्राण भी चाहिए। और आप जानते हैं अल्प प्राण क्या होता है, 1 3 5। तो हमको घोष और अल्प प्राण चाहिए, तो इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, तो आपका 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। पांचवा अक्षर जो है कुछ भाषा परिवार में गायब है, तो यहां पर केवल हमारे पास कॉमन जो है तीसरा अक्षर ही बचता है, जो घोष भी है और अल्प प्राण भी है। इसलिए आप देख रहे हैं ना, ये महाप्राण ध्वनियों का बदलाव किस में हो रहा है, घोष अल्प प्राण, मतलब केवल तीसरा अक्षर बनता है, तीसरा अक्षर में हो गया। और ये तीसरा अक्षर जो है घोष अल्प प्राण फिर बदल करके अघोष अल्प प्राण में बदलता है कुछ लैंग्वेज में। इस तरीके से आप प्रथम ध्वनि परिवर्तन को समझ सकते हैं। कैसे, तो अघोष अल्प प्राण मतलब पहला अक्षर महाप्राण में बदलता है, मतलब दूसरा और चौथा में बदलता है। दूसरा जो है वो ख थ फ होता है, और चौथा अक्षर जो होता है वर्ग का, वर्णमाला के वर्ग का, वो होता है ध ध भ। और ये महाप्राण ध्वनियां जो बदल करके कहां चली जाती है, घोष अल्प प्राण में बदलती है, और वो केवल तीसरा अक्षर ही होता है जो घोष भी होता है और अल्प प्राण भी होता है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को भी समझ गए होंगे, जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। तो आप कैसे याद करेंगे, अघोष अल्प प्राण महाप्राण और फिर इधर घोष अल्प प्राण, इस ट्रायंगल को आप याद कर लेंगे। अघोष अल्प प्राण कहां बदल के चला जाएगा, महाप्राण में। अब महाप्राण बदल करके कहां चला जाएगा, घोष अल्प प्राण में। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। द्वितीय वर्ण परिवर्तन में जो ग्रीम ने जो दो बार वर्ण परिवर्तन को बताया, तो द्वितीय बार जब वर्ण परिवर्तन हुआ तो इसमें क्या हुआ, तो निम्न जर्मन शाखा अंग्रेजी आदि से पहला वर्ण परिवर्तन भारोपीय भाषा से जर्मन भाषा परिवार में विकास को लेकर के, और दूसरा वर्ण परिवर्तन खुद जर्मन भाषा समूह के भीतर में ही है। और वह क्या है, निम्न जर्मन से उच्च जर्मन का विकास होने पर कुछ व्यंजन जो है, कुछ कंसोनेंट जो है चेंज हो गया है, बदल गए हैं। और यहां कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं किस रूप में बदल गया। यानी आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय पर ग्रीम के द्वितीय वर्ण परिवर्तन का संबंध किस चीज से, तो खुद जर्मन शाखा से जर्मन शाखा के भीतर में ही है, लेकिन किसमें, निम्न जर्मन शाखा अर्थात अंग्रेजी आदि से स्वयं जो आज का आधुनिक जर्मन लैंग्वेज है उसमें बदलाव आया है, उसको ये बताता है। देख लीजिए, आई होप समझ भी पा रहे होंगे और आनंद भी आ रहा होगा। निम्न जर्मन शाखा अर्थात उसमें से एक एग्जाम्पल आप अंग्रेजी लैंग्वेज का ले लीजिए, और उच्च जर्मन शाखा का मतलब है आधुनिक जर्मन जो आज जर्मनी में बोली जाती है।
तो किस तरह का बदलाव है, किस तरह का ध्वनि परिवर्तन हुआ है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। क जो है ख में बदला है। कहां से? अगर अंग्रेजी में क है तो जर्मन में जाकर के वो ख दिखता है। अगर अंग्रेजी में प दिखता है तो वहां पर जर्मन में जाकर के डबल एफ हो जा रहा है, पी के जगह पर डबल एफ, फफा। अगर अंग्रेजी में थ है तो जर्मन में जाके द हो जा रहा है। अगर अंग्रेजी में द है तो जर्मन में जाकर के त हो जा रहा है। अगर अंग्रेजी में त है तो जर्मन में जाके सस्सा हो रहा है, डबल स हो जा रहा है। तो देख लीजिए उदाहरण, बहुत इजी। बुक, और हमें किसको देखना है? क को ख में बदलते हुए देखना है। कैसे बदल गया है? तो यहाँ पर क जो है, क साउंड जो है क, यहाँ पर हो जाता है जर्मन शाखा में जाके जर्मन लैंग्वेज में बुक हो जाता है। अंग्रेजी का बुक, जर्मन में बुक, यानी CH जो है ना ख का साउंड दे रहा है। जैसे प जो है, आप क देख रहे हैं, प को आप देख लीजिए, ओपन, अंग्रेजी में ओपन है और जर्मन में जाकर के क्या हो जाता है? प जो है डबल एफ में, पी जो है डबल एफ में बदल जाता है। पी जो है देखिए डबल एफ में, तो वहां पर क्या हो गया है? ओपन, जर्मन में ओपन। अंग्रेजी में देखिए यहां पर 3, यहां जो थ जो है, TH जो है, थ जो है जर्मन में जाकर के द बदल गया, इसलिए देखिए द्राई। अंग्रेजी का 3 यानी TH यानी थ, जर्मन में जाकर के बन जाता है द यानी डी बन जाता है। देखिए TH के जगह पर डी कर दिया, द्राई। जर्मन का द अंग्रेजी में त बन गया। जैसे देखिए गॉड, डी जो है यहाँ पर इसकी जगह पर जर्मन में जाकर त करना पड़ेगा, यानी टी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर गॉड के जगह पर जर्मन में क्या होगा? गॉट। जैसे डू, और जर्मन में जाकर के हो जाता है द के जगह पर आपको टी करना है तो हो जाता है तुन। यहाँ पर है फुट अंग्रेजी में, तो टी, और जर्मन में जाकर डबल एस हो जाएगा तो फुस। तो द्वितीय वर्ण परिवर्तन में क्या होता है इसको आप देख लीजिए, परीक्षा के हिसाब से यहाँ भी कुछ शब्द आएंगे। प्रथम ध्वनि परिवर्तन में क्या आपने देखा? जर्मन भाषा भारोपीय भाषा परिवार से अलग हुई थी। यानी भारोपीय भाषा यानी जर्मन से इतर भिन्न शाखाओं की भाषा, यानी संस्कृत का आपने उदाहरण लेकर के देखा था, जर्मन शाखा में कैसे बदलाव आया है। और द्वितीय ध्वनि परिवर्तन स्वयं जर्मन भाषाओं की ही 2 शाखाओं में घटित हुआ, जिन्हें निम्न जर्मन जैसे अंग्रेजी आदि, और उच्च जर्मन जो आज का मॉडर्न जर्मन लैंग्वेज है, जो आज जर्मनी में प्रचलित है। इस ध्वनि परिवर्तन में क्या हुआ तो आप देखा, आपने कई उदाहरण देखा। गदब कतप में बदला, कतप खथप में बदला, खथप गदब में बदला। इस ट्रायंगल से आप समझ सकते हैं। 3, 1, 2 आप इसको याद रख लीजिए। द्वितीय परिवर्तन में क्या आप देखा आपने? 3, 1, 2, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। 3, 1, 2 आप ऐसे भी याद रख लीजिए। 3, 1, 2 312 फॉर्मूला। इसमें क्या मतलब है तो आप देखेंगे कि गौदब जो है वो जाकर के जर्मन शाखा में बदल करके मूल जर्मन में क्या होता है? गौदब कौतप में बदलता है, और कौतप जो है खथ फ में बदल जाता है। तो इसको याद भी कर सकते हैं। और ऊपर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैंने बना दिया है अपने तरीके से, आप इसको याद रख सकते हैं। 4, 3, 1, 2 यानी मूल भारोपीय भाषा में से संस्कृत को उठा लीजिए, जर्मन से अलग शाखा को उठाइए। ऊपर वाला जो पहला रहेगा जर्मन से भिन्न शाखा, यानी भारोपीय शाखा से एक लैंग्वेज से उठाएंगे, और दूसरा जो है जर्मनी वाला में जाएगा। फिर ये जो उठाएंगे संस्कृत से, और ये बदल करके जर्मन में हो जाएगा। फिर संस्कृत से उठाएंगे और ये जर्मन में हो जाएगा। फिर ये संस्कृत में देखेंगे और ये बदल करके जर्मन में कर देंगे। यानी 43-12 प्रथम नियम में याद रख लीजिए। 43-12 43-12 तो यहीं तक अगर छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए एक छोटा सा है, ग्रासमान नियम को देख लेते हैं। ग्रासमान नियम बहुत छोटा सा है, उससे चूंकि जुड़ा हुआ है, संबंध है, इसलिए एक ही साथ इसको पढ़ लेना अच्छा रहेगा। जर्मन विद्वान ग्रासमान ने, ये भी जर्मनी के ही विद्वान थे, ग्रासमान ने ग्रीम के ध्वनि नियम में उत्पन्न कुछ अपवादों को, एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया है।
की व्याख्या इन्होंने की है। जैसे संस्कृत में बोधति क्रिया के समानांतर गौथिक में बेउदन है। बेउदन, बेउदन। आप कहेंगे कि गोथिक क्या है, तो हमने आपके लिए अलग से नोट कर दिया है। जर्मानिक शाखाओं का जो प्राचीनतम साहित्य है वह गोथिक भाषा में रूपांतरित बाइबिल के रूप में ही मिलता है। गोथिक भाषा में यहां पर आपको क्या कहा गया, गोथिक भारोपीय भाषा परिवार का लैंग्वेज है, और इसमें से आपने एक उदाहरण ले लिया, वो भी जर्मानिक शाखा का है, ब्यूदन। तो क्या हो जाना चाहिए था कि भारोपीय भाषा परिवार का आप देखते हैं कि केंतुम से सतम में बदलाव कुछ न कुछ आता है, तो यहां पर ब्यूदुन है, और इसका ब जो है ना, ब्यूदुन का ब जो है, ये दोनों स्थलों में रह क्यों गया, ये तो सवाल अपने आप में उठेगा। यहाँ ब्यूदुन और उसी से मिलता जुलता अर्थ, सेम मीनिंग लिए हुए है, बोधति। ग्रासमान ने अपने नियम से इसका समाधान किया। ये तो अपवाद हो गया ना, यहां पर क्यों नहीं बदला, बदल जाना चाहिए था, नहीं बदला। ग्रासमान ने अपने नियम से इसका समाधान किया, सॉल्यूशन दिया। उसके अनुसार मूल भारोपीय में, चाहे किंतुम शाखा हो या सतम शाखा हो, एक ही धातु में दो महाप्राण ध्वनियां रह सकती थी। फिर महाप्राण ध्वनि की बात आ रही है तो 2 और 4, दूसरा और चौथा अक्षर रह सकती थी एक साथ। किंतु भाषा विकास के क्रम में एक महाप्राण का परिवर्तन अल्प प्राण आप जानते हैं 135 अल्टरनेट अक्षर 135 में हो गया। ये किसने बताया, ग्रासमान ने बताया कि अगर मूल भारोपीय में एक ही धातु में 2 महाप्राण ध्वनियां रह सकती थी, किंतु लेकिन जब भाषा विकास हुआ तो एक महाप्राण का परिवर्तन जो है अल्प प्राण में हो गया। यानी अगर 2-4 अक्षर अगर एक ही धातु में आ जाए तो आगे चल करके परिवर्तन आया भाषा में, और उस परिवर्तन के कारण उसमें से एक महाप्राण जो है, या 2 या 4 में से एक जो है 135 किसी में बदल गया। तो आप देखिए, ये जो कहा गया कि संस्कृत में जो बोधति है और गोथिक में जो ब्यूदन है, यहां भी ब रह गया, यहां भी ब रह गया। ये संस्कृत भाषा का है और ये जर्मन भाषा का है, यानी ये संस्कृत जो है जर्मनेतर भाषा का लैंग्वेज है, जर्मन से अलग भाषा वाला लैंग्वेज है, जबकि भारोपीय का ही है। तो इसमें आपने देखा था कि बदल जाना चाहिए था, प फ ब, ये अगर तीसरा अक्षर है तो आप जानते हैं कि इसको बदल जाना चाहिए था। 3 जो है आप जानते हैं बदल करके क्या होता है, आप देखिए, अगर ये 3 रहेगा तो इसको बदल करके पहला अक्षर में बदल जाना चाहिए था। यानी ब है तो ब बदल करके क्या हो जाना चाहिए था, प हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला है। तो ग्रासमान ने बताया कि जब भाषा का विकास हुआ तो उसमें से एक महाप्राण जो है अल्प प्राण में बदल गया, और यही एक्चुअल में ग्रासमान नियम है। यानी संस्कृत की बुध धातु मूल भारोपीय भाषा में भेउद के रूप में थी, भेउद। और आप जानते हैं 2 और 4 जो है महाप्राण ध्वनि है, और भेउद जो मूल भारोपीय भाषा का एक शब्द है, धातु है, जो बुध के समतुल्य है। बुध यानी किस अर्थ में आता है, समझने के अर्थ में। इससे बुध से बुद्धिमान, बोधति, ये सब बन जाता है कि वो समझ रहा है, ऐसा अर्थ में। तो भेउद की बात किए तो भ जो है प फ ब भ चौथा अक्षर है, और ध त थ द ध तवर्ग का चौथा अक्षर है। तो एक ही धातु में 2 महाप्राण ध्वनियां हैं, तो ये संस्कृत में ये क्या हो गया, भ का ब होने पर बुध बन गया। यानी ये पहला जो महाप्राण ध्वनि है ये भ बदल करके तीसरा अक्षर, यानी तीसरा अक्षर आप जानते हैं कि ये अल्प प्राण होता है, अल्टरनेट अल्प प्राण, इसलिए भ बदल के संस्कृत में ब बन गया है। एक का बदलाव हो गया, कहां, भाषा विकास के क्रम में आगे चलकर। यह ग्रासमान नियम से हुआ है।
गौथिक भाषा में भ का जो ब होता है वह ग्रीम नियम से हुआ। गौथिक भाषा चूंकि जर्मानिक शाखा का लैंग्वेज है, और आप जानते हैं कि जर्मन से इतर लैंग्वेज में चौथा और तीसरा में बदलाव होता है। अगर घ ध भ है तो वह बदल करके ब में चला जाएगा, और यह बदलाव किस नियम से हुआ है? तो ग्रीम नियम से हुआ है। इसी प्रकार धा, ये एग्जाम्पल जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। इसी प्रकार ध धामी, धामी का क्या होता है संस्कृत में? दधामी। धामी क्या है? मूल भारोपीय भाषा में देखिए महाप्राण है चौथा अक्षर, और ये भी क्या है? चौथा अक्षर। दो दो महाप्राण आ गया है, तो एक महाप्राण चेंज होकर के तीसरा अक्षर यानी अल्प प्राण में बदल गया। ये किस नियम से हुआ? तो ग्रासमान नियम से हुआ। ग्रासमान नियम क्या कहता है? अगर एक मूल भारोपीय लैंग्वेज में अगर एक ही धातु के भीतर दो महाप्राण आ जाए तो उससे भिन्न में यानी संस्कृत आदि में आगे चल करके भाषा विकास के कारण एक महाप्राण बदल के अल्प प्राण में बदल गया है। इसी तरह ध्री का उदाहरण दीजिए। भ भार, ध्री धातु का उदाहरण है। यहां धा धातु का उदाहरण आपने देखा था। यहां ध्री धातु का है भ भार, तो ये चौथा अक्षर भ महाप्राण है, तो एक जो है अल्प प्राण में बदल गया तीसरा अक्षर में, इसलिए भ बदल के एक रह गया और एक बदल गया। धूग, धूग धातु दूहने के सेंस में है। यहां पर क्या है? दोनों जो है ध जो है त थ द ध चतुर्थ अक्षर, और ये घ भी जो है क ख ग घ चौथा अक्षर, तो दोनों महाप्राण है। और आप जानते हैं कि दो चार महाप्राण, और ये बदल करके तीसरा अक्षर अल्प प्राण में बदल गया, इसलिए संस्कृत में क्या है? ये धू जो है दू में बदल गया, इसलिए दूह। और ये तो घ जो है वो तो ह में बदला है, वह भी अपने नियम के अनुसार बदला है। यह धुक भी संस्कृत में मिलता है। ग्रासमान नियम को पाणिनि ने, जो 500 ईसा पूर्व में इनका समय माना जाता है, झलाम जस झसी जो अष्टाध्यायी में इन्होंने सूत्र दिया है, इस सूत्र में इस बात को इन्होंने प्रस्तुत किया है। झल का जस हो जाता है अगर झस बाद में रहे तो। जब संधि का अध्ययन करेंगे व्याकरण के अंतर्गत इन सब सूत्रों की व्याख्या की जाएगी। वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अब अगली कक्षा में हम लोग जो शेष बचे हुए 3 नियम, वर्नर नियम, तालव्य नियम और मूर्धन्य नियम का अध्ययन करेंगे। साथ में अध्ययन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदु का, जो जितनी भी बातें पढ़ाई जाएगी उसका इसमें सार संग्रह है। आपको इससे काफी सुविधा होगी एक दिनी परीक्षा की तैयारी में, और कुछ अभ्यास के प्रश्न होंगे जो नीचे आपको आंसर भी मिलेंगे। तो आज के लिए बहुत हुआ, अभी तक आप हमारे साथ थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये कक्षा अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर को शेयर कीजिए, अपने मित्रों को संस्कृत के विकास के लिए निश्चित रूप से शेयर कीजिए। संस्कृत बढ़ेगा तब आप आगे बढ़ेंगे। दिल को बड़ा करना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसको आगे तक भेजिए। और ग्रीम, ग्रासमान, वर्नर, तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम, इन सब के जो शेष पार्ट है इस वीडियो के दूसरे पार्ट के रूप में आप देख पाएंगे। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।